चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेज में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज आप लोगों को फिर मैं हिस्ट्री के क्लास में ही और आप लोगों को हिस्ट्री का ही वीडियो आज मैं अपलोड करने वाला हूं। इसके पहले बता देता हूं कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 24 मार्च को जो दरवा की मेंस हुई, उसका क्वेश्चंस का पैटर्न साफ कह रहा था कि अब सिर्फ आप छोटा मोटा कोई बुक पढ़ लेते हैं तो उससे आपका जी के सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। अब क्वेश्चन ही बता रहा है कि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आप अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ को पढ़ें वो बिल्कुल सही मायने में डेट को याद रखें, मिक्स टुगेदर कर नहीं पढ़े, क्योंकि आजकल डेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। आज जो हम पहला वीडियो जो आप लोगों को अपलोड किए थे, जो प्राचीन मतलब एनिशियंट हिस्ट्री का, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति सभी को लगभग हम लोग वहाँ पे बात किए थे और आपको बताया थे कि वो आदि इतिहास में काल में आता था। अब आपको बताया कि जो हमारा हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। एक आपका प्राक इतिहास हो गया, दूसरा हो गया आपका आद्य इतिहास काल और तीसरा जो हो गया वो ऐतिहासिक काल। तो आज जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, चूंकि प्राक काल के बारे में बताए थे कि उसमें अवशेष तो मेरे पास हैं लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय कोई भी लिखावट नहीं थी। आद्य इतिहास काल में बोले कि उसके बारे में तो हमारे पास लिपि है, लिखावट भी है, अवशेष भी है, लेकिन हम लोग संजोग से उस लिखावट को, लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग सिर्फ अनुमानता यानी कल्पना के आधार पर उसके बारे में वर्णन किए। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो आपका वैदिक काल होगा, यानी वही वैदिक काल 2 भाग में बांटेगा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल एक ऐसा काल था जिस काल से आपको लिखित प्रमाण मिलने लगा, यानी इसको इसलिए हम लोग प्राचीन इतिहास में रख सकते हैं, क्योंकि वैदिक काल से ही आपको लिखने की परंपरा कह दे शुरू हुई, या अभी तक जो इतिहास का भाग मिलता है उसमें वैदिक काल एक ऐसा भाग मिलता है जिसमें लिखी हुई आपको हमें प्राप्त होती है, यानी हम लोग सत्यता पे बात करते हैं। एक बात और कहेंगे कि वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के काल या सिंधु घाटी काल के बाद, सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया, और इस दोनों के बीच आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था वो एक बाढ़ की आपदा के कारण होने का ज़्यादा संभावना लग रहा है, क्योंकि वो नदी घाटी सिंधु नदी के किनारे ही था और जो भी क्षेत्र बसे थे वो सरस्वती नदी के किनारे बसे हों या सिंधु नदी के किनारे बसे, उसी के किनारे बसे हुए थे, जिसके कारण ऐसा अनुमानता लगाया जा रहा है कि बाढ़ के कारण उसका विनाश हो गया होगा। लेकिन आप एक संजोग ही समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो होगा वो, या कहते वैदिक धर्म का, वैदिक सभ्यता का जो काल होगा वो आपका लगभग किस चीज का होगा, तो ग्रामीण सभ्यता होगी, यानी उस काल में ग्रामीणों की उत्पत्ति ज्यादा हुई थी। अब हम लोग जो बात करेंगे, जो एक्चुअल में बात कर रहे हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में, कि वैदिक सभ्यता आया कैसे। ठीक है, चलिए, तो वैदिक सभ्यता के बारे में शुरुआत करने के पहले हम आपको एक बात क्लियर कर दिए कि वैदिक सभ्यता जो उत्पन्न हुआ वो मेनली वेदों से शुरू हुआ था। अब इसके बारे में भी कहानी है कि ऐसा मान्यता कहा जा रहा है, जो सर्वमान्य मान्यता है, जो इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जो कैसे कैसे इसके बारे में कहा गया कि कौन इसके संस्थापक थे और कैसे वो आए, उसकी कहानी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये मूल निवासी जो थे, सबसे पहले तो कह सकते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, जो हमारा पश्चिमोत्तर भाग है, मध्य एशिया से हमारे यहाँ आए, और उन लोगों को संस्कृत का ज्ञान था, इसलिए वे लोग आर्य कहे जाते थे, और हम लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए अनार्य कहा जाता था। यदि हम लोग कहेंगे कि हम लोग क्या आर्य थे, तो पहले आर्य नहीं थे, पहले अनार्य थे। सिर्फ फर्क इतना था, आर्य और अनार्य में फर्क इतनी बताई जाती थी, सिर्फ इतना ही फर्क है, समझिए कि आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप आर्य हैं, और यदि हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हम अनार्य हैं। यानी उस समय जो था वो संस्कृत के ज्ञान के आधार पर बांटी गई थी, जिसके कारण भी क्या हुआ था कि हमारा भारत 2 क्षेत्रों में बट गया था, एक उत्तरी क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में
क्या हुआ था कि जब आर्य लोग आए और वो आर्य अपना फैला ही रहे थे उत्तरी क्षेत्र में, तो क्या हुआ कि वहाँ के 10 राजा, चूंकि इस समय छोटे छोटे राजाओं का क्षेत्र बना हुआ था, तो 10 राजा जमा होकर के लड़ाई लड़े थे एक रावी नदी के किनारे, जिसको हम लोग 10 राज का युद्ध भी कहते हैं, जिसके बारे में वर्णन आपको, यदि हम लोग पढ़ेंगे अभी ऋग्वेद के बारे में, तो उसमें आपको जो वर्णन मिलेगा 10 राज युद्ध का 7वां मंडल में। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात कर ले कि डिफरेंसेस तो आपको पता चल गया कि आखिर वैदिक सभ्यता क्या होगा। तो वैदिक सभ्यता क्या होगा, तो जिस सभ्यता में वेदों का निर्माण हुआ या वेदों का अमल हुआ पूरे सर्कुलर में, उसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के उत्पत्ति, वैदिक सभ्यता का प्रचलन, वैदिक सभ्यता के समय सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उस समय क्या पॉपुलर थे, क्या कैसे हुआ, उस समय कितने वेदों की उत्पत्ति हुई, वेद किस तरह से चले और कैसे उनकी 2 भाग में जो आपका वैदिक काल बटा, तो किस वेद के काल में कौन सा वेद आता है, वो बात करेंगे। तो हम पहले बोले कि आखिर जो 1750 ईसा पूर्व को जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, उसके बाद लगभग 250 वर्ष लगा आपको एक नई सभ्यता को उदय होने में, और ये वैदिक सभ्यता चलकर आपको 1500 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुआ, और कह सकते हैं कि ये 600 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिक सभ्यता जो था 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 600 ईसा पूर्व तक रहा था, यानी कहने का मतलब लगभग ये 900 वर्षों तक इस सभ्यता का काल चला। अब ये सभ्यता जो हुआ वो बाद में चल के, देखिए नाम के आधार पे पूर्व और उत्तर कहते हैं, लेकिन पूर्व पहले वाला और उत्तर बाद वाला, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल कितने भागों में बटा, तो 2 भागों में बटा। कौन कौन सा भाग, तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखिए पूर्व वैदिक काल में मुख्यतः क्या हुआ था, तो ये काल जो था बिल्कुल वेदों पे आधारित था। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल इसमें वेद पर ही आधारित था, इसीलिए इसको, और उस वेद में भी जो उसका प्रथम वेद ऋग वेद था, उसी काल का ये कहा जाता है, और ऋग वेद के काल को ही हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं। यानी पूर्व वैदिक काल का अन्य नाम ऋग वैदिक काल भी कह सकते हैं, इसलिए चूंकि उस समय सिर्फ ऋग वेद की ही व्याख्या हुई थी या ऋग वेद का ही उत्पत्ति हुआ था, और उसके बाद ही अन्य वेदों की उत्पत्ति हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में यानी अन्य वेदों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो आपको बात कर रहे हैं कि वैदिक शब्द का क्या अर्थ है, आखिर वेदों से हुआ तो वेद से बना वैदिक, तो वैदिक का अर्थ क्या होता है, तो वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वैदिक धर्म के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे, और आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य, कह सकते हैं कि आर्य आने वाले जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, जिसके बारे में मैक्स मुलर साहब या अन्य जितने भी इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है, जिसमें से 1-2 इतिहासकार का मत हम लोग सर्वमान्य मानते हैं, और सबसे ज्यादा मैक्स मुलर साहब जो बोले थे कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, तो उनकी बात को हम लोग ज्यादा या इतिहासकार ज्यादा मानते हैं। एक बात आप लोग इतने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वैदिक धर्म वेदों का धर्म था, और इस काल में गाय जो थी, गौ पशु की बहुत ज्यादा महत्ता थी, और ये राजा का काम था कि यदि किसी प्रजा की गाय खो जाती थी तो राजा अपने अधिकारियों के द्वारा भेज करके गाय को खोज करवाता था। ये वो काल था, यानी ये काल दिखा रहा है कि इस समय पूरी तरह से हिंदू धर्म के काल पे अवतरित था। अब कहा जाता है कि आखिर हम लोग कैसे कहेंगे कि निर्माता थे आर्य, और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब वैदिक काल का जो वैदिक जो सभ्यता था उसका साक्ष्य कहाँ मिला, तो देखिए वैदिक सभ्यता का साक्ष्य 2 तरह से हम लोग आकलित करते हैं किसी भी सभ्यता को। पहला आकलित करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से, यानी जो भी आपको जमीन के अंदर से दबा कुचला किसी सामान को मिल जाता, और उसके आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, तो किसी सभ्यता का आकलन करते हैं। और दूसरा आकलन करते हैं साहित्य। तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि वैदिक धर्म में साहित्यों का यानी वेदों का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए जो भी आपका, चलिए पहला तो आपका अभिलेख से मिलता ही है, पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा तो हमें प्राप्त होता ही है कुछ
आपको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी, लेकिन हम लोगों को साहित्यिक जानकारी भी इससे बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी कह सकते हैं कि हम लोगों को जो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिल रही है वो दोनों तरह से मिल रही है, चाहे वो आपका पुरातात्विक साक्ष्य हो चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हो। पुरातात्विक साक्ष्य में जो बोगाज़कोई अभिलेख है जो 1420 ईसा पूर्व को लिखा गया था या अभिलेख तैयार किया गया था, उसमें विश्वर यानी इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है, जो संकेत देता है कि उस समय इंद्र और वरुण देवताओं की पूजा की जाती थी। दूसरा, जो पूर्व वैदिक काल का एक गौरिक मृदवान के भी आधार पे भी आपका इसका आकलन किया जाता है। यानी अभी तक हम लोग यही जाने कि आखिर वैदिक काल क्या था। वैदिक काल का दो भाग हुआ, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। वैदिक शब्द का क्या अर्थ होता है और वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को लाने वाले कौन थे, तो आर्य थे और हम लोग अनार्य थे। और आर्य कौन थे, तो जो संस्कृत भाषा जानते थे वो आर्य थे। ठीक है, यानी समझ लीजिए संस्कृत भाषा के उस समय कितनी बोलबाला थी। अब समय थोड़ा सा हम लोग अब एक बात पे देखें कि वहाँ किसके मूल निवासी थे यार। तो पहला कुछ लोग मैक्स मूलर का कहना है कि वो मध्य एशिया के आए थे, ये बात इनका सही है। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी कहा कि ये आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, इनकी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि वो आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। यदि ग्लोब को देखिएगा तो सबसे ऊपर का भाग जो होता है वहां से ये लोग आए हुए थे, आपको आर्य लोग। बाल गंगाधर तिलक जनरली क्वेश्चन आता है कि किन्होंने कहा था कि आर्य लोग आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे, उन्होंने कहा था कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। ठीक है, अब देखिए वैदिक धर्म वैदिक सभ्यता, चाहे वो सभ्यता आपका पूर्व वैदिक हो या उत्तर वैदिक हो, दोनों वैदिक काल का जो था, वैदिक सभ्यता का जो काल था, उन दोनों में 4 वेद की उत्पत्ति हुई थी। पहला हुई थी ऋग्वेद, दूसरा हुआ था आपको सामवेद, तीसरा हुआ था यजुर्वेद और चौथा हुआ था अर्थववेद। ठीक है, जनरली इससे क्वेश्चंस आते हैं। यानी हमारा सबसे प्राचीन वेद जो था वो ऋग्वेद था। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वैदिक सभ्यता में कितने वेदों की व्याख्या मिलती है, तो वैदिक सभ्यता में 4 वेदों की व्याख्या मिलती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। इसमें ऋग्वेद और सामवेद और अर्थववेद तीनों क्या हैं, तो तीनों आपका एक तरह से पद्य पर आधारित है, लेकिन एक इसमें जो आपका यजुर्वेद है वो क्या है, तो गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गद्य और पद्य दोनों पर आधारित कौन सा आपका वेद है, तो आप कह सकते हैं कि यजुर्वेद है। अब चलिए बारी बारी से बात कर लेते हैं कि आखिर दोनों चारों वेदों में क्या डिफरेंसेस थी। तो देखिए ऋग्वेद तो सबसे पहले प्राचीन वेद है। उसके बाद आपको बताया कि संकलन करता, ऋग्वेद को संकलन करने वाले कौन थे, तो हमारे वेद व्यास थे, ऋषि थे, और कृष्ण द्रौपायन ने आपको इसका संकलन किया था यानी निर्माण किया था। इसमें 10 मंडल हैं। मंडल कहने का मतलब अध्याय, यानी 10 अध्याय हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं, 1028। याद रखिएगा, जनरली क्वेश्चंस में आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं, तो 10 मंडल और 10,028 सूक्त हैं। अब देखिए जितना भी मंडल है उसमें प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो बिल्कुल नया मंडल है, जिसके 10वें मंडल में बताई गई है वर्ण व्यवस्था के बारे में। यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में बात की गई है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है। प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो एकदम नया मंडल है जो बाद में चल करके जोड़ा गया। 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में जानकारी दी गई है, समझ रहे बात को। उसके बाद बात करते हैं तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र का, इससे क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि किस मंडल से कौन सा रिलेटिव है यानी रिलेशंस है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, पहला और 10वां मंडल जो है जो अंत में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का बताया गया है कि 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थे और वर्ण व्यवस्था के आधार पे ही, कर्म के आधार पे ही वर्ण की उत्पत्ति की गई थी। जैसे ब्राह्मण था, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ज्ञानी थे, उनको ब्राह्मण का दिया गया। जो क्या थे, तो जो आपको युद्ध लड़ते थे, राजपाट को देखते थे, यानी उन्हें क्षत्रिय कहा गया।
जो व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे या जो बिजनेस में मायने रखते थे उनको वैश्य कहा गया, और जो छोटे काम को किया करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। यानी 10वें मंडल से ही वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और उसी समय आपको ऋग्वेद के काल से ही पता चलता है कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था वो कितने तरह का था, तो 4 तरह का था। यानी कहाँ से मिलता है, 10वें मंडल से। 9वां मंडल से सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है, और उसके बाद आपका तृतीय मंडल से गायत्री मंत्र विश्वामित्र के बारे में जानकारी मिलता है। विश्वामित्र के द्वारा लिखा हुआ गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलता है। यानी गायत्री मंत्र हमारा किससे रिलेटेड है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से रिलेटेड है, और जो इसके रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्र थे। 7वां मंडल में दशराज युद्ध के बारे में मिलता है। हम आपको पहले बताएं कि जिस समय आर्य लोग आए उस समय कुछ 2 भागों में हमारा जो ग्लोब था बटा हुआ था, उत्तरी और या भारत 2 पार्टों में बटा हुआ था, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में तो चल आराम से आपका आर्य लोग सफल हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत में चूंकि छोटे छोटे राजाओं के द्वारा बना हुआ था और वे राजा लोग इनका विरोध कर रहे थे आर्य का, इसलिए 10 राजा मिलकर के एक युद्ध को परिणत किए, जिसको हम लोग कहते हैं दशराज का युद्ध। और उसमें आपको आर्य लोगों की विजय हुई थी। 10 राजा मिलकर लड़े थे, तब भी उन्हें आर्य लोग हरा दिए थे, जिसके कारण 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। अब दूसरा जो सामवेद है, सामवेद क्या है, तो ऋग्वेद में जितने भी वेद बताए गए थे, जितने भी उपनिषद को दिए गए थे, जितनी भी जानकारियां दी गई थी, वो सब का वर्णन आपका सामवेद में मिलता है। यानी संगीत का वेद एवं स्वरों का वर्णन किस में किया गया है, तो सामवेद में किया गया है। यजुर्वेद में क्या किया गया है, तो यज्ञ के विधियों का वर्णन है, और साथ ही इसमें गद्य एवं पद दोनों का उपयोग किया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्थोवेद में जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन किया गया है। इसके ये अर्थोवेद जो था वो सबसे हमारा अंतिम वेद है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद कौन सा, तो अर्थोवेद, जिसको हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं, यानी श्रेष्ठ वेद भी इसको संज्ञा दी जाती है। यानी आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि वैदिक सभ्यता क्या था, वैदिक सभ्यता के कितने प्रकार होते हैं, वैदिक सभ्यता के क्या पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वैदिक सभ्यता किसके मूल निवासी थे, आर्य लोग जो आए। उसके बाद वैदिक सभ्यता में कितने वेदों की रचना हुई, तो 4 वेदों की रचना हुई। और उसके बाद 4 वेदों में सामवेद संगीत का और वेद के स्वरों का वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का, अर्थोवेद में जादू टोना वशीकरण आदि का वर्णन है। आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये तो नेचुरल है, जो संस्कृत भाषा जानेगा वही आर्य होगा। अब देखिए आर्य के समय, जिस समय आपका वैदिक सभ्यता था, उस समय हमारी प्रशासनिक इकाई जो थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। प्रशासनिक इकाई कुल मिलाकर के हमारे 5 भागों में उस काल में बटा हुआ था। कौन कौन सा, तो पहला था आपका कुल, जो छोटा सा परिवार होता था। दूसरा ग्राम, जिसके शासक ग्रामीणी कहलाते थे। तीसरा विश्व, जो इसका शासक विश्वपति कहलाता था। उसके विश्व के बाद जन होता था, जिसके शासक राजन कहते थे, और राष्ट्र जो होता था उसका शासक राजा होता था। यानी कुल जो आपका प्रशासनिक इकाई था वो 5 भागों में बटी हुई थी। हमने पहले ही बता दिया कि यह कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासनिक इकाई में कह सकते हैं कि सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, और इनकी संख्या राजा के साथ 12 होती थी। यानी राजा के दरबार में ये 12 आदमी होते थे, जिसमें सूत हुए, रचकार हुए, कमादी हुए आदि होते थे। अब अपराधी को पकड़ने की भी व्यवस्था उस समय थी। उस काल में भी अपराधी थे, और अपराधियों को पकड़ने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, या जो अधिकारी होते थे उन्हें उग्र कहा जाता था। जो भूमि का आकलन करता था, सर्वेइंग करता था, उनका शुल्क फिक्स करता था, उसको हम लोग वाजपति कहते हैं। और जनरली गाय के लिए युद्ध होती थी, क्योंकि गांव की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था, इसलिए उसको जब युद्ध की बात होती थी तो उसको हम लोग गविष्टि शब्द से संकेत उस समय किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज करना। समझ में आ रही है बात? इस बात को आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ध्यान से जो जो बात बताए हैं आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम बताएं कि वैदिक काल कितने भागों में बटा, वैदिक काल का अर्थ क्या है, उसके निर्माता कौन थे, पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिले हैं, मूल निवास आखिर ये किसके थे, ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद, अर्थवेद, और आर्यों की भाषा के बारे में तथा उसके प्रशासनिक इकाई के बारे में बात किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आर्यों के समाज के बारे में। तो देखिए, आर्य लोग का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। जैसे कि आप देखे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, तो मातृ प्रधान था। ये पितृ प्रधान था, यानी इसमें जो घर के मालिक होते थे वो पिता होते थे, और पिता के आधार पर ही अन्य वंशागत गुणों को देखा जाता था। इस समय बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का अंत था। बिल्कुल बाल विवाह यानी पर्दा प्रथा नहीं होती थी। साथ ही यदि कोई व्यक्ति या कोई पुरुष यदि मृत हो जाता था तो उसकी विधवा का विवाह मृतक के छोटे भाई के साथ कर दिया जाता था। ये उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी। अब लोग यदि अक्सर, जैसे आजकल हम लोग चाय पीने की व्यवस्था करते हैं या चाय पीते हैं, या कोई आगंतुक आए तो उनको चाय कॉफी या जो भी चीज़ देते हैं, उस तरह उस समय जो सबसे प्रिय पेय था वो सोमरस कहा जाता था, जो कि वनस्पति से बनी हुई होती थी। और आर्य लोग यदि बात करेंगे कि वस्त्र, तो वस्त्र कैसा पहनते थे, तो वो 3 तरह का पहनते थे। जैसे कहने का मतलब वास और अधिवास जो हो गया, वो आपका जनरल जो वेदर में गर्मी और के मौसम में पहनते थे, लेकिन एक उष्णीय वस्त्र भी पहनते थे जो अक्सर जाड़े के मौसम में पहनी जाती थी। यानी कहने का मतलब जो वैदिक सभ्यता के समय में आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था। वो लोग पशुपालन एवं कृषि कर अपना जीवन यापन करते थे। गौ हत्या, यदि आर्य के समय में बात करेंगे या वैदिक सभ्यता में, पहले ही हम बता दिए कि गौ को क्या था, तो एक उच्च स्थान प्राप्त था, जिसके कारण यदि गौ की हत्या करने पर पकड़े जाने पर मृत्यु दंड या देश निकाला भी दी जाती थी। यहाँ पे हमने इसको डील कर दिया हूँ। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, तथा उनका जो सर्वाधिक देवता था वो इंद्र था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उस समय जो देवता थे वो आपको कौन थे, तो इंद्र थे। आर्य लोग लोहा धातु का खोज किए थे, और इसीलिए लोहा को वो लोग क्या कहते थे, तो अन्य नाम में श्याम अयस्क कहते थे, और तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं कि श्याम अयस्क जो था वो आपको वैदिक सभ्यता में किसे कहा जाता था, तो श्याम अयस्क किसे कहते थे, तो लोहे को कहते थे, और लोहित अयस्क जो होता था वो तांबा को कहा जाता था। ऋग्वेद काल में जो सर्वाधिक पवित्र नदी था वो सरस्वती नदी को मानते हैं। ऐसे ऋग्वेद में जो गंगा का नदी का बात था वो 1 बार कही गई थी। यमुना नदी के बारे में 2 बार बात किया, 3 बार बात किया गया था, और सिंधु नदी के बारे में बहुत बार वर्णन है। यानी कहने का मतलब आर्यों के समय या वैदिक सभ्यता के समय आपको सिंधु नदी भी था, यमुना नदी भी था, गंगा नदी भी थे, और सरस्वती नदी भी था। लेकिन सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था। और आप लोग यदि ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में 1 बार गंगा नदी का नाम लिया गया है, 3 बार आपको यमुना नदी का नाम लिया गया है, और अनेकों बार आपको सरस्वती नदी का नाम लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में जब राजरोहण होता था तो उस समय एक राजसूय यज्ञ का प्रारंभ किया जाता था। यानी राजसूय यज्ञ तभी किया जाता था जब किसी राजा के राज यज्ञ की जाती थी। वहाँ जो कृषि था, चूंकि पहले ही बोल दिए कि उनका व्यवसाय जो मुख्य था पशुपालन और कृषि था, जिसके कारण हल को उस समय जो हल का जो पीछे वाला भाग होता था, यानी उसे सिरा कहते थे हम लोग, और जो सिरा को छोड़कर जो बाकी हल रेखा होती थी उसे सीटा कहा जाता था। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, ये भी याद रखेंगे। वेदांग की संख्या 6 है, और महापुराणों की संख्या 18 है। आपका जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो हमारा उपनिषद मुंडो उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य 2 है, महाराष्ट्र, ये महाभारत और रामायण, जिसमें कहा जाता है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और यह ग्रंथ जो है वो जय संहिता के नाम से वैदिक सभ्यता के समय जाना जाता था। हम आज आपको वैदिक सभ्यता का जितना भी क्वेश्चंस है और उसकी जितनी भी थियोरेटिकल थी उस फॉर्म में हम आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग इसको देखिएगा। फिर एक और वीडियो इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल और जो आपका पूर्व वैदिक काल है, दोनों के बीच कंपेरिजन्स करके भी एक वीडियो लाएंगे, जिसके द्वारा और आपको उसमें पूरी कॉन्सेप्ट वैदिक सभ्यता के बारे में क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय करुणेश कुमार यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है जो आपको हर तरह का वीडियो अपलोड करता है। जो भी कंपटीशंस होती है उसका वीडियो आप लोग को ऑलरेडी
हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम पर्टिकुलर आपको हिस्ट्री का क्लास रेगुलर ले रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद ज्योग्राफी का क्लास को शुरू करेंगे और धीरे धीरे लगभग सभी का आपको एग्जामिनेशंस बीएसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी के एग्जाम होने तक, बीएसएससी के एग्जाम होने तक आपका टोटल कोर्सेज को मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।